Hi, welcome to Sanskrit Pandey Prayagraj YouTube channel. My name is Lakshmi Pandey and जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आज हमारी झारखंड स्पेशल की लास्ट क्लास रहेगी। इसके अंदर हम वो क्वेश्चंस लेंगे या वो सिलेबस हम यहाँ पर आज लेंगे जो झारखंड के इतिहास से रिलेटेड है। एक्चुअली आपके एग्जाम पर्पज से जो झारखंड का इतिहास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक को आपको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ एक आध पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको क्वेश्चन में लास्ट ईयर के देखने को मिलेंगे और अभी आने वाले टाइम पे भी जो आपका एग्जाम पेपर आएगा तो उसमें भी मिल सकता है। ठीक है, तो मैं इसलिए इस क्लास को दोबारा से लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर जो है या ये टॉपिक जो है आपका किससे रिलेटेड है? झारखंड के इतिहास से ही। झारखंड का इतिहास, जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बता रखा है फर्स्ट क्लास में कि झारखंड जो है वो देश का 28वां राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो इसको तो पहले ही लिख लेते हैं कि ये देश का 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को बना था। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? रांची रखी गई थी। राजधानी रांची रखी गई। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था कि क्योंकि ये बिहार से ही टूटकर बना है तो बिहार क्या था? झाड़ू का देश था, तो झाड़ू के अनुसार इसका नाम क्या रखा गया? झाड़ू की बहुल्यता थी, तो इसी की वजह से इसका नाम क्या रखा गया? झारखंड रखा गया। लेकिन ये तो इसलिए रखा गया क्योंकि बिहार जो है उस समय हमारे नजर में अभी जल्दी में आया हुआ राज्य था, तो उसके अनुसार इसे झारखंड कहा गया। लेकिन उसके पहले इसको क्या था? वनांचल नाम से रखने का बात चल रही थी कि इसको हम झारखंड ना रख करके हम वनांचल इसका नाम रखेंगे। ठीक है, रखेंगे। लेकिन जब भाजपा सरकार आई थी तो उन्होंने क्या किया था? जो बाबूलाल मरांडी थे उस समय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, उनके कहने पर इसका नाम झारखंड रख दिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या है? अब क्योंकि हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा बैक जाना होगा, यानी कि पीछे जाना पड़ेगा प्राचीन समय के टाइम पर। उसमें क्या था कि अब इसका जिक्र यानी झारखंड का जिक्र जो है किस किस समय में और कहाँ कहाँ पर हुआ है। तो हमारे प्राचीन काल में इसका जो जिक्र है वो महाभारत में हुआ है, वेदों में हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ है और मुगलों के समय में भी हुआ है, अंग्रेजों के समय में हुआ है। ठीक है, तो वहां पर क्या है? इसको अलग अलग नाम से जाना गया है। तो क्वेश्चन में अगर देखेंगे आप लास्ट ईयर के पेपर में तो उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं कि इसको वेदों में जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में इसे किस नाम से जाना गया। ठीक है, ऋग्वेद में किस नाम से जाना गया, विष्णु पुराण में इसे किस नाम से जाना गया, और ऐसी करके कई सारे, छोटा नागपुर का नाम इसका कैसे पड़ा। तो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि पहले हम लिखते चलते हैं। जैसे महाभारत के समय कहा जाता है कि महाभारत के समय इस एरिया से यानी कि इस क्षेत्र से असुरों का इतिहास जुड़ा हुआ है कि असुरों ने झारखंड राज्य से भारत में एंट्री की थी। समय से इस क्षेत्र में असुरों का इतिहास जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब असुरों ने झारखंड के किस एरिया से भारत में एंट्री की थी या इस एरिया में एंट्री की थी? उन्होंने इसके पाट क्षेत्र से, जैसे ये झारखंड राज्य है सपोज दैट, तो इस साइड से इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे एंट्री की थी। ये पाट क्षेत्र था। आई थिंक सो यू कांट से हियर। सपोज दिस इज अ झारखंड एंड दिस एरिया इज कॉल्ड पाट क्षेत्र, और यहीं से क्या थे? असुर जो है वो झारखंड में आए थे। मैं झारखंड नाम लूंगी लेकिन ये उस समय उनको झारखंड नाम से नहीं जाना जाता था। मैंने अभी आपको बताया है कि इसके अलग अलग नाम थे। ठीक है, तो असुरों ने इसके पाट क्षेत्र से इसमें एंट्री की थी। अगला पॉइंट है हमारा कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार जिनका नाम क्या था? बुकानन।
बुकानन ने ये बोला था कि ये कहां से कहां तक है। बुकानन के अनुसार इसका एरिया कहां से कहां तक डिवाइड किया गया था। इन्होंने बोला था कि ये काशी बनारस से लेकर के कहां तक था ये एरिया। उन्होंने कहा था कि ये है दक्षिण में वैतरणी नदी तक था। दक्षिण में वैतरणी नदी तक था, यानी कि सपोज ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो यहाँ पे क्या था एरिया, काशी था, और काशी से लेकर के यहाँ तक का एरिया यानी कि वैतरणी नदी तक का एरिया इन्होंने डिवाइड कर दिया कि ये झारखंड का एरिया कहलाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार झारखंड का जो एरिया था वो कहाँ से कहाँ तक था। तो उत्तर दिशा में आपका काशी से था और दक्षिण दिशा में ये क्या था, वैतरणी नदी तक था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं इसका। महाभारत के समय में ही राजा थे अंगराज दिग्विजय। महाभारत के समय में राजा अंगराज दिग्विजय के समय इसका नाम क्या था, अर्कखंड था। अर्कखंड था। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अगला पॉइंट है, अब मुसलमान इतिहासकारों ने भी इसका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से नाम बताया था। तो इन्होंने क्या किया था, यानी कि मुसलमान इतिहासकारों ने इसका क्या नाम बताया था, इतिहासकारों ने इसको दो नामों से बताया था। एक नाम बताया था इसका, एक नाम था इनका कोकरा और दूसरा इन्होंने झारखंड ही बताया था। तो इसी के बाद इसका नाम झारखंड तो पड़ ही गया लास्ट में। तो यानी मुसलमान इतिहासकारों ने इसके दो नाम बताए थे, कोकरा और झारखंड। ठीक है, अगला पॉइंट है, अब इसे ऐत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से जाना गया, ये मैंने आपको करवाया हुआ है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसको किस नाम से जाना गया था, पुंडरू, वहां के राजा थे, उन्हीं के नाम से इसका नाम रख दिया गया था। ठीक है, एक नाम था पड़ी नागवंश, पहले तो लिखते हैं, इसके अंदर एक नागवंश आया था, नागवंश की सभ्यता। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि जो इस नागवंश के आदि पुरुष कहे जाते थे उनका नाम था फड़ी नाग। ठीक है, फड़ी नाग था। उन्होंने क्या किया था, जिस एरिया को कवर किया हुआ था उस एरिया को इन लोगों ने एक नाम दे दिया था, उसका नाम इन्होंने रख दिया था नागपुर। ठीक है, नागवंश की सभ्यता के जो राजा थे यानी कि उनका नाम क्या था, फड़ी नाग। उन्होंने जिस एरिया को कवर किया हुआ था, सॉरी फड़ी मुकुट राय था, फड़ी मुकुट राय था। तो क्या किया था इन्होंने जिस एरिया को कवर किया हुआ था उस एरिया को नाम दे दिया गया था नागपुर, और इसकी जो राजधानी थी वो बना दी गई थी, राजधानी जो थी वो बना दी गई थी आपकी
चोटिया, यानी कि नागपुर इनका क्षेत्र था और उसकी राजधानी चोटिया थी। बाद में क्या हुआ, जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों के आने के बाद इस क्षेत्र का नाम या उच्चारण जो था, इस क्षेत्र का उच्चारण उन्होंने क्या कर दिया, चोटिया नागपुर से छोटा नागपुर कर दिया। तब से लोग इसे छोटा नागपुर के नाम से जानने लगे। यानी कि जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक इसे चोटिया नागपुर के नाम से जाना जाता था, और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, इसका उच्चारण छोटा नागपुर के नाम से करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद है, ये देखिए कि कितने नामों से झारखंड को जाना गया है इसके इतिहास में। ठीक है, इसलिए मैं इसको करवा रही हूँ। इसके आपके एग्जाम में मैंने भी लास्ट ईयर में ही देखा है, 2 या 3 क्वेश्चन सिर्फ नाम के ही ऊपर आए थे, इसलिए मैंने ये सब लिया है टॉपिक। उसके बाद अगला है हमारा, रामगढ़ से संथाल परगना को किस नाम से जाना जाता था, रामगढ़ से संथाल परगना क्षेत्र को क्या कहा जाता था, सुहा कहा जाता था। ओके, यानी कि रामगढ़ से संथाल का एरिया क्या कहलाता था, सुहा कहलाता था। वायु पुराण में और विष्णु पुराण में क्या कहा गया है इसे, इंपॉर्टेंट है। वायु पुराण और विष्णु पुराण में क्योंकि यहाँ पे मुंडा जाति का निवास बहुत अधिक था, मुंडा जनजाति का या मुंडा निवासी बहुत अधिक थे, मुंडा निवासी की बहुलता के कारण इस क्षेत्र को किस नाम से जाना गया, इसको मुरुंड कहा गया, मुरुंड कहा गया। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इनके समय में इसे क्या कहा गया, इनके समय में इस क्षेत्र को अटावी कहा गया। ठीक है, ये एरिया जो है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये क्या है, भारत के बीच में आता है, मध्य प्रदेश के बाद। ठीक है, तो क्या था कि अब यहाँ से आने वाले लोग, यहाँ से आने वाले, इधर जाने वाले लोग, ऊपर से आने वाले, इस दिशा से आने वाले लोग, हर कोई क्या थे, इस पे अपना अधिकार जमाना चाहते थे। और क्यों अधिकार जमाना चाहते थे, आपको पता है कि भारत का ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे खनिज संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है। ठीक है, यहाँ पर हर वो खान है जिसकी आवश्यकता आज हर किसी को है, चाहे वो कोयले की खान हो, चाहे वो आपकी यूरेनियम की खान हो, चाहे वो आपकी तांबे की खान हो, चाहे आपका सीमेंट उद्योग हो या आपका लौह इस्पात उद्योग हो। अब इन सब खनिजों की वजह से क्या था कि हर कोई राजा या हर कोई शासक जो है इस पे शासन करना चाहता था, लेकिन क्या था, इस पे पॉसिबिलिटीज नहीं बन पाती थी, यानी वो पूर्ण रूप से इसके ऊपर शासन नहीं कर पाते थे। मुगलों के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ। मुगलों के टाइम पर भी मैक्सिमम मुगल शासक ने इस पे क्या किया, अपना अधिकार जमाने की कोशिश की, लेकिन वो अधिकार नहीं कर पाए।
सिर्फ क्या हुआ था, अकबर के समय में एक बार, बस समय में एक बार 1556 में उनके राज्यपाल थे इब्राहिम खां। 1556 में उनके राज्यपाल इब्राहिम खां ने इस पे अधिकार किया था, लेकिन वो भी कुछ समय के लिए। इब्राहिम खां ने अधिकार किया, लेकिन जैसे ही अकबर की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, उनसे यह राज्य छिन गया। अकबर की मृत्यु होने के कारण यह राज्य इब्राहिम से छिन गया। ठीक है, तो यानी कि एक रीजन तो ये हो गया कि जो मुगल शासक अगर मान लीजिए इस पे अधिकार करने आए भी, तो अकबर जो थे तो उनके टाइम पे भी वो कुछ समय के लिए ये रहा। 1556 में इन्होंने अधिकार किया था और 1561 में क्या हुआ, ये अधिकार इनसे छिन गया। ठीक है, इब्राहिम खां से। फिर इसके बाद क्या हुआ था, देखते ही देखते जहांगीर भी आए इसके ऊपर शासन करने 2016 में, सॉरी 1616 में। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रही हूं। जहांगीर ने ये सोचा कि जब हमारे अब्बा ने जो है इस पे अधिकार करने की सोची तो अब हम भी कर लेते हैं। तो 1616 में क्या हुआ, जहांगीर ने भी इस राज्य पर अपना अधिकार किया था। जहांगीर ने भी इस राज्य पर अपना अधिकार किया। आपको पता है कि जहांगीर का ही समय एक ऐसा समय था कि जब से अंग्रेजों ने भारत में एंट्री कर ली थी, क्योंकि जब हॉकिंस आए थे तो जहांगीर ने क्या किया था, उनके फरमान को एक्सेप्ट कर लिया था और भारत में अंग्रेजों को अनुमति दे दी थी कि वो आकर के भारत में अपनी कंपनी लगाएं। ठीक है, तो यानी कि जहांगीर ने जब इस पे शासन किया तो उससे लेकर के अंग्रेजों के टाइम तक, अंग्रेजों के समय तक इस क्षेत्र पर जहांगीर यानी वो मुगल शासक ही थे, तो मुगल शासक का अधिकार था। यानी सिर्फ अकबर और जहांगीर ने ही इस एरिया पर अपना अधिकार किया था। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट था, अब अंग्रेज क्योंकि आ चुके हैं भारत में, तो इन्होंने क्या किया था, 1789 में इस क्षेत्र पर, चलो अंग्रेज लिख देती हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 1789 में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर क्या लगाया था, सबसे पहले उन्होंने यहां पर रामगढ़ में पहली बटालियन लगाई थी। रामगढ़ में पहली बटालियन लगाई थी। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट है आपका, अब उन्होंने क्या किया, जहांगीर के द्वारा उनको परमिशन मिल गई कि वो अपनी कंपनी सेट करें। उसके बाद उन्होंने क्या किया, रामगढ़ में अपना बटालियन भी लगा लिया। अब उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इसको एक स्वतंत्र देश या स्वतंत्र राज्य बनाने की कोशिश की, और किसके साथ, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के। क्योंकि क्या था, वो ये पहले से जानते थे कि एक तो ये वनों का इलाका है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे व्यक्ति थे कि जो मिशनरी कहा जा सकता है ना अंग्रेजों को या फ्रांसीस को, ये सब एक तरीके से मिशनरीज ही थे। तो वहां पे रहने वाले आदिवासियों ने इन मिशनरीज से अपने आप को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होने दिया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना इस एरिया को हम आदिवासी घोषित करके और इसको एक स्वतंत्र देश बना देते हैं, लेकिन वो अपने इस कार्य में सफल नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो ये हम पॉइंट लिखते हैं कि इस क्षेत्र को अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर
के साथ मिलकर एक स्वतंत्र देश बनाने को सोचा, परंतु वह सफल नहीं हो पाए। परंतु वह सफल नहीं हो पाए। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे अंग्रेजों की हार हुई थी। ठीक है, मैंने अभी आपको जब नदी घाटी परियोजना पढ़ाया था, बांध पढ़ाया था, तो उसमें मैंने एक चीज आपको पढ़ाया था कि बंगाल का एक दामोदर नदी घाटी का एक एरिया आया था, पुरुलिया। तो मैंने आपको बोला कि ये जो नदी घाटी परियोजना है, ये बाकी सब तो क्या है, झारखंड में है, लेकिन वो कहाँ चली गई थी, बंगाल में। ठीक है, और वो भी बंगाल में वो दामोदर नदी के किनारे है। ठीक है, क्योंकि दामोदर नदी जाकर के हुगली में मिली हुई है आगे। ठीक, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे ये डिवाइडेशन हो गया था। देखिए 1912 में क्या हुआ था कि जब बंगाल से 1912 में उड़ीसा अलग हुआ था ना, और बंगाल भी अलग हो गया था, यानी कि 3 राज्य हो गए थे बंगाल से अलग, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, तो जब बंगाल अलग हुआ था उस समय क्या था, पहले तो झारखंड में बता दे रही हूँ, जैसे ये बिहार है आपका, उसके बाद यहाँ उड़ीसा है, उसके बाद यहाँ आपका बंगाल है, और यहाँ पे छत्तीसगढ़। तो क्या हुआ था कि 1912 में ये अलग हो गया था और ये सारे इलाके अभी एक में थे। तो जब बंगाल अलग हुआ तो यहाँ का जो इलाका था उसमें से ये, यहाँ से हमारा 2 जिला जो है वो कट करके बंगाल में चला गया। उसका नाम क्या क्या था, 1912 में बंगाल के बिहार और उड़ीसा से अलग होने पर कौन कौन सा जिला गया था बंगाल में, पुरुलिया और मिदनापुर चला गया था, जो कि एक तरीके से झारखंड का ही इलाका था। अलग होने पर पुरुलिया व मिदनापुर बंगाल में चले गए, जो कि एक समय पहले बिहार के मध्य क्षेत्र का हिस्सा थे, यानी वो झारखंड में आते थे। बिहार के मध्य क्षेत्र के का हिस्सा थे। उसके बाद क्या हुआ था, अब पुरुलिया और मिदनापुर चले गए बंगाल में, फिर क्या हुआ, अब इसी के मध्य क्षेत्र के कुछ और हिस्से थे। 1936 में जब उड़ीसा अलग हुआ, उड़ीसा के अलग होने पर इस क्षेत्र के कौन कौन से हिस्से अलग हो गए, यानी कि इस मध्य क्षेत्र के सुंदरगढ़, क्योंझर, मयूरभंज और संबलपुर, ये सब इलाके भी उस समय झारखंड के ही एरिया में आते थे, यानी बिहार और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल के ये मध्य क्षेत्र में ही आते थे। लेकिन जब इनका डिवाइडेशन हुआ 1936 में उड़ीसा का, तो ये इलाका कहाँ चला गया, उड़ीसा में चला गया। ठीक है, एक समय पहले ये भी यहीं पर थे। इसीलिए देखो कभी कभी होता है ना, क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा इलाका है कि उड़ीसा में कि जहाँ कोयले की खान पाई जाती है, आता है क्वेश्चन। तो क्यों आता है, क्योंकि ये इलाका भी आपका क्या था, झारखंड का इलाका था, लेकिन जब डिवाइड हुआ, अब इतनी ज्यादा जिले और जगह हो गई थी पूरी, तो इस वजह से ये इलाका कहाँ चला गया, उड़ीसा में चला गया। लेकिन इसकी सिचुएशन क्या है, इसकी खासियत क्या है कि इनके पास भी कोयले की खान है, जस्ट लाइक इन झारखंड। ठीक है, यही रीजन है इसका।
अब इसके अंदर जो है मैं आपको थोड़ा सा और बस लिखवाना चाहूंगी। आपने देखा होगा कि कुछ आंदोलन हुए थे झारखंड में, ठीक है, जिसको झारखंड आंदोलन कहा जाता है। और हमारे जब देश आजाद हुआ था तो उस समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में किस किसने साथ दिया था झारखंड से। और जब हमारा 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय झारखंड से रिलेटेड जो मेन पर्सन थे वो कौन थे। तो ये 2-3 चीजें और हैं, आप इन्हें भी लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये आता है ना कि कोल विद्रोह कब हुआ, मुंडा विद्रोह कब हुआ, बिरसा विद्रोह कब हुआ, तो ये सब भी आता है इसी वजह से। तो हम इनके डेट, सन और कौन से रिलेटेड हैं ये सब लिख लेंगे। चलिए हेडिंग डालते हैं हम लोग, झारखंड आंदोलन। झारखंड आंदोलन, एक तरफ लिखेंगे समय उसका और दूसरी तरफ लिखेंगे आंदोलन का नाम और कौन इनसे जुड़ा हुआ था। जुड़े व्यक्ति या संबंधित व्यक्ति। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे किस आंदोलन का नाम जो सबसे ज्यादा फेमस था। एक तरीके से देखा जाए तो 1830-31 के दौर में हुआ था आपका कोल विद्रोह, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोल विद्रोह कब हुआ था और इसको किस किस के नेतृत्व में हुआ था। ये हुआ था बुद्धू भगत और सिंहराम। बुद्धू भगत और सिंहराम। फिर उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा चेरो विद्रोह या चेरा विद्रोह, या इसको कभी कभी जो है पलामू विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, पलामू के नाम से ये ज्यादा आया हुआ है, ठीक है। अब पलामू विद्रोह हमारा जो है 1800 में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, भूखन सिंह थे। ओके, अगला विद्रोह हमारा जो हुआ था वो 1856 और 57 में हुआ था। आपको पता है भारत का विद्रोह जो हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि इस क्षेत्र से जो पर्सन गए थे उनका नाम था चलो लिख देते हैं उनका नाम। वैसे इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना गया था, सिपाही विद्रोह। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, वो थे आपके विश्वनाथ शाही। अगला विद्रोह जो आपका हुआ था वो हुआ था 1872 में। 1872 में हुआ था और इसको क्या कहा गया। देखिए ये वैसे कोई विद्रोह नहीं था, इसके अंदर एक रूल लेके आए गए थे ये लोग। उसका नाम इन्होंने क्या रखा था, संथाल परगना बंदोबस्त नियम कहा गया था इसे। एक विद्रोह का ही रूप था ये, या आंदोलन का ही रूप था। उसमें क्या किया गया था, संथाल परगना के लिए इन्होंने बंदोबस्त नियम बनाया था 1872 में। ये चारों आप लिख लीजिए, 2-3 और हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं उनको भी लिखवा के फिर ये सेशन एंड करती हूँ। चलिए अगला क्या था हमारा, अगला था जो सबसे फेमस है बिरसा आंदोलन।
ये 1895 से 1900 के टाइम पर हुआ था। इसका नाम था बिरसा आंदोलन। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है, बिरसा आंदोलन। उसके बाद है 1913 के समय में हुआ था, 1913-14 के समय में आपका ताना भगत आंदोलन। बिरसा आंदोलन आप लोगों को पता होगा ना, बिरसा मुंडा के इसके वो थे। ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन आपका हुआ था 1913 और 14 के समय में। इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे जात्रा भगत, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1942 के समय जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो झारखंड के किस व्यक्ति ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो उनका नाम था चूनाराम महतो और गोविंद महतो। ये दोनों व्यक्ति इंपॉर्टेंट हैं। उनका नाम था चूनाराम महतो और गोविंद महतो। ये देश की आजादी से रिलेटेड है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसके ऊपर मैंने डबल साइन बनाया हुआ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं इसी के साथ और लिखवाना चाहती हूँ आपको। चलिए इसको मैं इरेज कर रही हूँ, एक दो और आपका रह गया है, उसको लिखवा दे रही हूँ। आपने सुना होगा संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह। पहले तो यहाँ नाम लिख लेते हैं आंदोलन का। संथाल विद्रोह आपका कब चलाया गया था? 1858 में, ठीक है। चलिए, तो ये आज के सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोह थे और कुछ टॉपिक्स थे। और एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड में क्या है कि जो झारखंड की राज्य सरकार बनी हुई है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, भाजपा पार्टी चलती है विजय और सपा पार्टी चलती है, ठीक है। इसी तरीके से झारखंड में भी पार्टियां हैं। तो जो हिबू सोरेन हैं वो किस पार्टी से चुने गए हैं? झारखंड मोर्चा पार्टी से चुने गए हैं। लेकिन झारखंड मोर्चा पार्टी को बनाया किसने था? ठीक है, तो ये लिखना है। तो 1972 में झारखंड मोर्चा पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोर्चा पार्टी की स्थापना शिबू सोरेन ने की थी, जो कि वहां के एक आदिवासी हैं। आदिवासी थे, लेकिन इनको बाद में क्या है, दूसरे नंबर का क्या बनाया गया था? मुख्यमंत्री। शिबू सोरेन है, ठीक। अब मुझे लगता है कि मैंने लगभग आपको झारखंड के इतिहास से रिलेटेड और उसकी बाकी चीजों से रिलेटेड काफी पॉइंट्स यहाँ पर लेकर के कंप्लीट कर दिए हैं। अब आप लोगों का सिर्फ एक ही काम है कि आप लोग इन नोट्स को रिवाइज करिए। और कभी कभी क्या है, जरूरी नहीं है कि हर चीज हर जगह मिल जाए, तो आप लोग क्या है इसको भी देखते रहिए। साथ में अगर आपको कोई और भी नॉलेज मिलती है, आप उसको भी एक परफेक्ट नोट के तौर पर रेडी कर लीजिए एग्जाम तक, और उसी को 2-3 बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। 20 नंबर के मार्क्स आपको गेन करने हैं झारखंड स्पेशल से, तो आई थिंक सो ये जो नोट्स हैं आपके लिए इनफ हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोगों ने ये सोचा है कि आपका 5 नंबर का रीजनिंग और 5 नंबर का मैथ्स और क्या है साइंस भी आने वाला है। तो हम लोग क्या है उसके लिए कुछ ऐसे स्मॉल क्लासेस लेकर के आएंगे जिस एरिया से आपके क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। तो हम लोग क्या है उस एरिया को आपको ब्रॉड में एक अच्छी सी क्लास दे देंगे, तो आप लोग उसी के बेस पर पे क्या है उसी को आगे सॉल्व करते रहेंगे। तो आने वाले दिनों में आपको रीजनिंग, मैथ्स और साइंस की भी क्लासेस इसी चैनल पर, प्रयागराज पांडी यूट्यूब चैनल पे ही आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग जो है जब तक का टाइम दिया जा रहा है, जो भी 2-4 दिन का, आप लोग तब तक इसे नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए, इसे रिवाइज करते रहिए। फिर हम आपकी नई क्लास के साथ यानी कि रीजनिंग, मैथ्स और साइंस की क्लास के साथ फिर से इसी चैनल पर मिलते हैं।
बाकी हमारी क्लासेस आपको कैसी लगती हैं, और आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, ठीक है, क्योंकि हमें भी आपके साथ अभी बहुत आगे बढ़ना है, ठीक। बाकी हमारी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।